ओडिशा के बालासोर में हुए इस भीषण ट्रेन हादसे को लगभग 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी कई ऐसी मिस्ट्रीज हैं या कहे रहस्य हैं जो हमारे मन में बने हुए हैं। उन सब के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम आपको 2 जून की वो शाम याद दिला दें जब एक मालगाड़ी, कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस वे, तीनों ट्रेनें एक ही जगह पर एक साथ टकरा गई। और इस बड़ी लापरवाही के चलते जो इस सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा था वो उभर के हमारे सामने आया और कई कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई। लेकिन इसका जो सीक्वेंस था वो कुछ इस प्रकार था कि जो बहान का बाजार करके एक स्टेशन है, जो बालासोर स्टेशन है उसके आगे ही मौजूद है, वहां से 300 मीटर पहले जो कोरोमंडल एक्सप्रेस वे ट्रेन थी वो डिरेल हो जाती है। डिटेल को अगर हम आसान भाषा में आपको समझाए तो वो ट्रेन पटरी से उतर गई और उसके चलते जो मालगाड़ी वहां पे ऑलरेडी मौजूद थी, बहान का जो बाजार था उसके पास में, वो जो मालगाड़ी थी उसके ऊपर वो जो इंजन थे उस ट्रेन के वो जाकर चढ़ जाते हैं। और जैसा कि वो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस वे ट्रेन थी जब वो वहां पे चढ़ जाती है तो उसके अंदर जो यात्री थे उनको तो इंजरी हुई, उसको वहाँ पे कई कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई, साथ साथ उस मालगाड़ी को भी तबाह किया। और उसी के चलते जो एक अपना ट्रैक था उससे तो वो डिरेल हो गई और उस मालगाड़ी वाले ट्रैक पे चली गई और वहां पे भी जाके उसकी जो 4 आखिरी की बोगियां थी वो उसके पास का जो ट्रैक था वहां पे जाके गिर गई। और जो उस ट्रैक पे एक और ट्रेन आ रही थी और उस ट्रेन का एग्जैक्ट मैं बताऊं तो वो हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन थी जो 12864 ट्रेन नंबर था। और वो जब वहां से जा रही थी, गुजर रही थी, और वो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस वे की जो बोगियां थी वहां पे उस ट्रैक पे पड़ी हुई थी, वो उनसे जाके टकरा गई। तो अब ये देखने वाली जो बात होती है कि ये जो तीनों ट्रेन्स थी उन सब का आपस में ये मर्ज होके एक भीषण हादसे का रूप ले लेती है और बहुत बड़ा हादसा रिपोर्ट होता है। तो जैसा कि आपको पता चला कि जो तीनों ट्रेन्स थी, चाहे वो मालगाड़ी थी, उसके बाद वो कोरोमंडल एक्सप्रेस वे थी या हावड़ा, ये तीनों एक ही जगह पर जो बहानगा बाजार स्टेशन था उसके पास में ये तीनों हादसे का रूप ले लेती है और इसमें कई कैजुअलिटीज रिपोर्ट होती हैं। और ये तो थी पूरी हादसे की बात, लेकिन हादसे के बाद से लगाकर 2 जून की शाम से लगाकर अब तक इसके अंदर ऐसी क्या इंपॉर्टेंस बातें थी जो हमारे सामने आई वो हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमने कुल 8 पॉइंटर्स तैयार किए और उन 8 पॉइंटर्स से आप ये समझ पाएंगे कि ऐसी क्या खास बातें थी जो इस हादसे में अभी तक उभर कर सामने आई। तो सबसे पहला पॉइंटर ये है कि जब भी ये 2 जून की शाम को वारदात रिपोर्ट होती है उसके बाद ODRAF यानी ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स वहां पे मौका वारदात पर पहुंचती है और फौरन जितने भी जख्मी थे, कैजुअलिटीज हुई थी, उनको अस्पताल में, चाहे पास में जो कम्युनिटी सेंटर्स थे, वहां तक पहुंचाया जाता है। और जैसे ही ये जानकारी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पास पहुंचती है, वो भी अपनी टीम है नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स यानी NDRF, उसकी भी 7 टीमों को मौका वारदात पर मतलब बालासोर भेजती है। तो यहाँ पे कुल आप देखेंगे कि 7 टीम में NDRF की, 5 टीमें ODRF की, उसके साथ ही 24 इमरजेंसी और फायर सर्विसेज थी वो मौका वारदात पर पहुंचती है। और ये सबसे पहली बात और सबसे पहला पॉइंटर हमारे सामने आता है। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने ये आती है कि सबसे पहले जानकारी यही मिली थी जितनी भी गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल एजेंसीज हो उनको, कि ये एक मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस वे जो ट्रेन थी उसके बीच में ये हादसा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये रिपोर्ट सामने आती है कि इस हादसे में एक और ट्रेन जो थी है वो इस हादसे का शिकार हुई है और वो थी हावड़ा एक्सप्रेस, और जो कर्नाटक से चल के हावड़ा की तरफ जा रही थी। और जैसे ही उन्होंने ये रिपोर्ट किया, ये सारी बातें रिपोर्ट होती है, फौरन जो उड़ीसा गवर्नमेंट होती है वो एक्शन में आती है और वो लगभग 200 से ज्यादा एम्बुलेंस वहां पे मौके पर भेजती है। साथ ही 30 बसों को वहां पर लगाया जाता है और घायलों को अब अस्पताल में भर्ती कराना हो, वो चाहे
नियर बाय जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे कैसे भर्ती कराया जाए, उन सब के बारे में अब एक्शंस लिए जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी चीज हमारे सामने आती है वो है कि उड़ीसा के जैसे ही सीएम यानी कि नवीन पटनायक और सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर यानी अश्विनी वैष्णव को इस बात की जानकारी होती, वो फौरन मौका वारदात पर यानी 2 जून की शाम को ही वहां पे पहुंच जाते हैं और मौके का जो जायजा लेते हैं, ये इंस्पेक्शन करते हैं कि हमको और कितनी ज़्यादा टीमें लगानी पड़ेगी और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमको घायलों को मुहैया करानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो थर्ड पॉइंट था उसके रूप में हमारे सामने आती है। और उसके बाद चौथी सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि 3 जून का जो शाम का वक्त था तब तक सीएम वहाँ पे पहुंच चुके थे, सेंट्रल जो रेलवे मिनिस्टर है वो वहाँ पे पहुंच चुके थे। जो चौथी सबसे बड़ी चीज़ है वो हमको नेक्स्ट डे यानी 3 जून को देखने को मिलती। और 3 जून को देश का मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचते हैं। वो सबसे पहले घटनास्थल पर जाते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन लेते हैं, वो देखते हैं कि जो वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है वो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, कैसे जो लोकल एड्स हैं वो कैसे हेल्प कर रहे हैं। साथ ही वो जो लोकल एड्स हैं उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपकी मदद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो इतनी सरलता से संभव हो पाया। और उसके बाद जो पीएम थे वो वहाँ पे घटनास्थल के बाद अस्पताल पहुँचते हैं, जो कटक अस्पताल होता है। कटक अस्पताल में जाके जो जितने भी घायल होते हैं उनसे पीएम मिलते हैं और पीएम उनसे ये ढांढस बंधाते हैं उनको कि जो भी जरूरी सेवाएं हैं या फिर जो भरोसे में लेते हैं सरकार की तरफ से, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद जो 5th पॉइंटर जो 3 जून की देर शाम तक हमारे सामने आता है वो होता है कि रेलवे के जो स्पोक्स पर्सन है अमिताभ शर्मा, वो एक बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो चुका था, उसके साथ ही जो रिस्टोरेशन का काम है वो शुरू होने जा रहा है या फिर शुरू हो चुका था तब तक। और इस समय तक जब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी तब घायलों का आंकड़ा लगभग 900 लोगों का घायलों का आंकड़ा था और उसमें से 70 लोग गंभीर रूप से घायल थे। वहीं मौतों की संख्या 288 के करीब यानी 288 पहुंच चुकी थी। उसके बाद जो 6th पॉइंट हमारे सामने 3 जून को ही आता है वो होता है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री होते हैं एम.के. स्टालिन, वो इस ट्रेन दुर्घटना के बाद काफी दुख व्यक्त करते हैं और साथ ही जो तमिलनाडु है वहाँ पे वो राष्ट्रीय शोक घोषित करते हैं, माफ कीजिएगा, राजकीय शोक जो है वो घोषित करते हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो वहाँ पे उड़ीसा में भी इसको शनिवार को ही वहाँ पे राजकीय शोक घोषित किया जाता है। तो ये ऐसी 6 बातें थी जो अभी तक हमारे सामने आई। और जो 7वां पॉइंटर हमारे सामने आया वो जैसा कि ये हादसा 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा हादसा था, इसको देखते हुए रेलवे जो डिपार्टमेंट था साउथ ईस्टर्न रेलवे वो काफी पैनिक किया, हड़कंप मच गया उसमें और इसके चलते उन्होंने लगभग 30 से 40 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया। और ये काफी मैसिव लेवल पे था जब इतनी सारी ट्रेनें एक साथ डाइवर्ट हो चुकी थी। और इसके चलते उन्होंने लगभग 36 ट्रेनों को डाइवर्ट किया और कई ट्रेनों को बकायदा रद्द भी किया। ये 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंटर था। और उसके बाद आज 4 जून है और 4 जून की शाम तक हम आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे आज के दिन में एक 8th पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके अंदर इनिशियल रिपोर्ट आ चुकी है कि इसकी वजह क्या थी। तो इसकी वजह के ऊपर जो क्लियरेंस सामने आया है वो ये था कि जो सिग्नल है प्लेटफॉर्म से दिया गया था लेकिन वो सिग्नल बंद हो गया था और उस वजह से ही ये इतना बड़ा हादसा हुआ। तो अब इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या इसके अंदर कोई तकनीकी त्रुटि थी, उसकी वजह से ये हादसा हुआ, क्या इसके अंदर कोई और भी बात थी जिसकी वजह से, क्या किसी मानवीय मतलब कि किसी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर, कोई वर्कर था जिसने इंटेंशनली ऐसा किया। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां पे पहुंच कर कहा था हमको कि कोई भी आरोपी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा।
तो अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि इसकी असल वजह क्या होती। हालांकि ये रिपोर्ट पे हम ज़्यादा भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो उच्च स्तरीय बैठक है या जांच है उसकी कमेटी अलग से बनाई गई है और उसके बाद ही फाइनल रिपोर्ट आएगी। उसके बाद हम बता सकेंगे कि इसकी रिपोर्ट क्या है। बहरहाल ये जो 8 पॉइंटर्स थे उसके जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि अभी तक 2 जून से लगाकर 4 जून शाम तक क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो अभी तक उभर के इसमें सामने आई। बहरहाल जो भी जरूरी बातें होती है आपको हम क्राइम तक के जरिए पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।